आज एग्जाम में आने वाले लघु उत्तरीय क्वेश्चन के जो उत्तर का प्रारूप कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है खिलजी क्रांति क्या है। तो पहले तो अपने को ये देखना है खिलजी क्रांति का क्या आशय है, फिर खिलजी क्रांति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, फिर देखना है अगले स्टेज में कि खिलजी क्रांति का जो चरमोत्कर्ष स्वरूप था वो किसके समय हुआ। ये जिक्र करने के बाद में देखना है खिलजी क्रांति का स्वरूप क्या था। स्वरूप के बाद में खिलजी क्रांति के परिणाम क्या निकले। तो मोटा मोटा ये देखना है। जैसे खिलजी क्रांति का आशय उस व्यवस्था से है जो सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शासन प्राप्ति का प्रयास थी। खिलजी क्रांति का प्रारंभ जलालुद्दीन खिलजी के समय या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खिलजी क्रांति का चरमोत्कर्ष काल था। अर्थात यह क्रांति सत्ता पर किसी भी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं हो सकता, इसका ज्वलंत उदाहरण थे। तो सत्ता पर अधिकार व्यक्ति या वर्ग विशेष की सैन्य शक्ति, क्षमता एवं विलक्षण प्रतिभा के आधार पर होता है। किसी भी काल विशेष में देख लो, सत्ता पर उनके अधिकार का कारण न तो किसी खलीफा यानी कोई जो सर्वोच्च ऐसी कोई शक्ति थी कि वहाँ से उसको मान्यता प्राप्त होती होगी, और न ही कुलीन या उलेमा वर्ग का समर्थन था। ऐसा जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया। अब है खिलजी क्रांति का स्वरूप क्या था। तो खिलजी क्रांति का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो रक्तहीन था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यापक साम्राज्यवादी नीति थी उसने उसे रक्तपूर्ण क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया। और वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी का शासन तंत्र प्रजातीय हठधर्मिता से मुक्त था, और उन्होंने अपनी जो दूरदर्शिता से धर्म और राजनीति को अलग रखने का प्रयास किया और काफ़ी सीमा तक उसमें सफल भी हुआ। उलेमा वर्ग के प्रभाव को सीमित किया, जिससे राज्य मजबूत बना। परिणाम की चर्चा करें तो खिलजी क्रांति के परिणाम स्वरूप भविष्य में भी दिल्ली सल्तनत को सामान्य रक्तवर्ण की परंपरा वाले शासकों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। यानी पहले क्या था, खिलजी वंश के पहले जितने भी सल्तनत कालीन जो शासक बने वो थे आनुवंशिक विचारधारा के तहत आसीन, और खिलजी क्रांति ने क्या हुआ कि आनुवंशिक विचारधारा से हटकर एक क्रांति के द्वारा शासन हथियाई गई थी। तो आनुवंशिक विचारधारा एवं देवत्व के विचारों का स्थान योग्यता एवं सैन्य बल ने ले लिया। और अन्य प्रभावों के बारे में जिक्र करें तो इन शासकों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी उसका जो तत्कालीन स्थानीय कला है, साहित्य है, स्थापत्य है, उन पर भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जैसे इब्न बतूता का भारत विवरण। तो इसमें उत्तर के बारे में पहले अपन को 3 या 4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहले देखना है इब्न बतूता कौन था, किस देश से भारत आया, उसमें भारत का तत्कालीन शासक कौन था, उसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, और उसके यात्रा वृत्तांत में भारत के किन किन पक्षों को बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी छोड़ी। तो इब्न बतूता मोरक्को का जो अफ्रीकन देश था का निवासी था, और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद तुगलक ने उन्होंने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया और उसे चीन भी भेजा था दूत बनाकर। फिर क्या हुआ कि इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक से अप्रसन्न होकर अपने देश लौट गया, और वहाँ मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में उन्होंने अपना भारत विवरण प्रस्तुत किया, और उस जो यात्रा वृत्तांत छोड़ा उसका नाम था रहला। तो रहला में इब्न बतूता ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। उसने गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था, उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन, और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक की
उदारता, क्रूरता, उनकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे राजधानी परिवर्तन योजना है, करवृद्धि की योजना है, आदि का वर्णन किया। इब्न बतूता वैसे धर्म और कानून का भी विद्वान था। उसने रहला को भारत में नहीं लिखा, इस कारण उस पर न तो कोई दबाव था और न ही किसी प्रकार का कोई लालच। उसके कुछ वर्णन तत्कालीन जो इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, उसके विवरणों से मेल खाते थे, फिर भी इब्न बतूता के विवरण पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। इसके दो कारण हैं। प्रथम है, जैसे इब्न बतूता ने बहुत सी सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपना विवरण लिखा, यानी उन्होंने समय प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं देखा। और दूसरा कारण है, उसने अपनी पुस्तक भारत से जाने के लगभग 10 वर्ष पश्चात लिखी। इस कारण उसने जो भारत के जो बाजारों के विभिन्न नगरों का जो वर्णन किया है, उनके नामों और जो मार्ग थे उनमें अनेक त्रुटियां भी रह गई, लेकिन इन त्रुटियों के बाद भी उसकी पुस्तक का महत्व कमतर नहीं है। आधुनिक इतिहासकार उसके विवरण को पर्याप्त सत्य मानते हैं। तो निष्कर्षतः रहला से हमें तत्कालीन इतिहास, राजनीति, शासन व्यवस्था, दरबार का जीवन, नागरिक जीवन, तत्कालीन अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति आदि सभी के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है।